बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में आपके साथ माइक्रो वेलवेट 9000 की लॉन्ग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसकी कन्नी पे आप आराम से देख सकते हैं। ये माइक्रो वेलवेट 5000 भी मिलती है, 9000 भी मिलती है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपसे ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। इस फैब्रिक की पहचान ये है कि आप चौड़ाई के रुख पे जब आप इसे पकड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं होता। इसे आप इजीली हेम भी कर सकती हैं, इसी को फोल्ड करके इसके किनारे भी हेम कर सकती हैं। अच्छा, ट्राउज़र्स के ऊपर जब मैंने लाइक्रा फ्यूज़ की थी तो अक्सर बहनों ने कहा क्या ये ज़रूरी है, कहाँ से मिलती है। तो ज़रूरी नहीं भी है भी। आपको इस वीडियो के आखिर में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अक्सर लोग इसको अस्तर के साथ भी स्टिच करना पसंद करते हैं, तो बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर फ्यूज़िंग को फ्यूज़ कर दें। ये फ्यूज़िंग आपको जेंट्स टेलरिंग मटेरियल जहाँ से मिलता है वहाँ इजीली मिल जाती है। 150-200 रुपये गज़ के हवाले से मिल जाया करती है। अच्छा, बहरहाल कमीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लाइक्रा फ्यूज़िंग का इंतखाब नहीं किया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर देने वाली हूँ। अमूमन इसके ऊपर थोड़ा सा शाइन का इशू भी होता है, या तो लंबाई के रुख पे ऊपर की तरफ होती है नीचे की तरफ, लेकिन इसमें आर पार थी और आर पार कपड़ा कभी भी मैं चौड़ाई के रुख पे लंबाई नहीं बनाती जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। तो अब हम इसकी शाइन को रहने देते हैं और कपड़े को चौड़ाई पे एक दफ़ा फ़ोल्ड करते हैं, फिर मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कपड़ा तकरीबन कुर्ती के लिए मैंने 4 गज़ के बराबर लिया हुआ था, ट्राउज़र्स के अलावा। अच्छा जी, अब हमने इसे चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करना है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मद्देनज़र रखना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं। वेलवेट के धागे एक दूसरे में धंस जाते हैं, तो कोशिश करनी कि हर दफ़ा इसे हाथों से ऐसे ही बैलेंस करना है जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं करेंगे तो कपड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि आपने वेलवेट वो वाली लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। अच्छा जी, अब हमने इसे चौड़ाई पे 2 टाइम्स फ़ोल्ड कर लिया है क्योंकि इसकी चौड़ाई में बाजुएं निकल रही हैं। मीडियम साइज़ का यहाँ पे मैं कुर्ता स्टिच कर रही हूँ। कपड़े की मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो तिरछान होती है वो निकाली है, फिर बाजू की शेप दे दी है। अच्छा, कपड़ा थोड़ा सा ना चौड़ाई में ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि आखिर में हम लोगों ने इसके कन्नी वाला हिस्सा कुर्ती के दामन से, साइड की फिटिंग से, हर जगह से निकालना है। तो ये चीज़ तो आपने जहन में रखनी है। बाजू की शेप यहाँ पे मैंने बैक के हवाले से जब ड्रॉ की तो लंबाई यहाँ पे मैंने 23 इंच रखी है, और 23 इंच रखने के बाद इसी में से मैं पलटे के सूरत में वेलवेट को बैक की तरफ फोल्ड कर देना चाह रही हूँ। तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अगर आप लोगों ने नहीं लगाना तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद जो भी आप पलटे की सूरत में फैब्रिक लगाना चाहती हैं वो ज़रूर लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट इसलिए लगाया है कि अभी देखते हैं। यहाँ पे बाजू की शेप मैंने अकॉर्डिंगली कट कर दी है, और यहाँ जो मैंने आपसे कहा था कि चौड़ाई में फैब्रिक ज़्यादा है उसको मैं कन्नी की सूरत से निकाल देना चाह रही हूँ, क्योंकि कन्नी कहीं पे भी सिलाई में आएगी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली है। क्योंकि बाजूकात इसमें स्ट्रेच होता है, बाजूकात इसके ऊपर नीडल नहीं चल रही होती है। तो बाजू को सामने की तरफ से मैंने फ़िलहाल 8 इंच चौड़ा रहने के बाद इस तरह तिरछान कट कर दी है। अच्छा जी, यहाँ से अब कटिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको इस जगह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ताकि हम फ्रंट की शेप यहाँ पे कट कर लें। तो जल्दी के साथ मैंने ये भी कटिंग कर दी है। और बात आती है कि बाजू को फ्रंट की तरफ से हेम कैसे करना है। तो इसे मज़ीद मैंने दोबारा वैसे ही फ़ोल्ड करके चारों किनारों पे यहाँ पे जो 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फ़ोल्ड करने का निशान लगाया था किनारों पे लगा लिया है। लगे हाथों इसको भी फ़ोल्ड करना बता ही दूँ। पहले से एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे जो हमने 4 इंच का निशान लगाया है, और इस पे आयरन आराम से हो जाती है, कोई इशू नहीं है। फिर मज़ीद इसे एक दफ़ा और फ़ोल्ड करना है, लेकिन यहीं के यहीं हमने तुरपाई नहीं कर देनी। जब आखिर में हमारा कांधा जुड़ जाएगा कुर्ती का तो उसके हवाले से हम लोगों ने बाजू की गोलाई को स्टिच कर देना है। तो चले, मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके इसलिए दिखा रही थी कि हमने चौक दामन भी इसी के अंदर से फ़ोल्ड करने हैं और इसी फैब्रिक की खूबसूरती आ जाने वाली है। तो अब बाजू की लंबाई हमारे पास देख रही थी मैं, तो 23 इंच तैयार आ रही है। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर बॉडी फिटिंग, बॉडी मेजरमेंट ये काम कर देने हैं। ये जो हल्का फुल्का आगे बढ़ा छोटा नज़र आ रहा है, बाजू की शेप जब हम ड्रॉ करेंगे तो बाद में कट कर देंगे। अब पूरे फैब्रिक बचे हुए में हमने शर्ट का फ्रंट और बैक का पल्ला लेना है। मैंने यहाँ पे 50 इंच के बराबर एक पल्ले की लंबाई ली है। चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा है, ज़ाया ना हो, तो एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोगों ने निशान लगाना है। मैं टोटल दामन की चौड़ाई फ़िलहाल चौक फोल्डिंग समेत 30 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, हर दफ़ा कपड़ा बैलेंस करती हूँ, 30 इंच का निशान लगाती हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ स्केल से ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह स्ट्रेट लाइन।
फिर इसके ऊपर मैंने कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे आके मैंने रियलाइज़ किया था कि मुझे इस पे फ्यूजिंग लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि सिलाई लगाते लगाते कपड़ा खिंचेगा, इन अ सेंस कि इसके धागे रेशे निकल आएंगे। अब रेशे तो मैं बार बार बहाल नहीं कर सकती ना। एनीवेज़, अब हमने इसे ट्राई के रुख पे फोल्ड कर दिया है, और जिस तरह हम लोग फ्रंट और बैक के पल्ले को कमीज़ में फ़ोल्डिंग किया करते हैं वैसे ही अब ये पूरे का पूरा फैब्रिक फ्रंट और बैक के पल्ले का था। इसे मैंने 2 हिस्सों में यहाँ पे ऐसे फोल्ड करने के बाद डिवाइड कर दिया है। अच्छा, जब भी इस तरह का मोटा फैब्रिक हो, सिल्क हो, लिनन हो, मैं कोशिश करती हूँ कि एक के ऊपर एक पल्ला रख के ना तो ट्रेस करूँ ना ही कटिंग करूँ। लेकिन यहाँ पे खासकर ट्रेसिंग, कटिंग तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन ट्रेसिंग करना से ना कपड़ा खिसकता ज़रूर है। तो ऊपर से सबसे पहले मैंने कपड़ा स्ट्रेट किया है। स्ट्रेट करने के बाद मैंने शोल्डर की चौड़ाई अपने नॉर्मल शोल्डर से आधा इंच बढ़ा के 8.5 इंच रखी है, और कंधे की गहराई मैंने यहाँ पे 8.5 इंच रखी है। यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले चेस्ट फिटिंग अगर मैं 10 पहनती हूँ तो ये 10.5 कर दी है। अच्छा, ऊपर गले की चौड़ाई हमेशा इस तरह के कपड़ों में थोड़ी चौड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने 5 इंच रखी है। शोल्डर स्लोप मैंने 1 इंच गहरा रखा है। ये जो 8.5 इंच गहरा था, इसका आधा करने के बाद आधा इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट शोल्डर के हम लोगों ने निशान लगाने हैं, और बैक शोल्डर में जो तिरछान आपको नज़र आ रही है मैंने 1 इंच रखी है। शोल्डर से लेके मैंने चौक ओपनिंग तक का निशान लगाना है। इसमें कमर की फिटिंग का कोई लिहाज नहीं मैं रख रही, क्योंकि ए लाइन टाइप की शर्ट है। तो मैंने 22 इंच का निशान लगा के, अगर मैं यहाँ पे हिप अपना 10 इंच का मार्जिन रखती हूँ फिटिंग वाली कुर्ती में, तो इसे मैंने 11 इंच कर दिया है। ये फिटिंग वाले मार्क्स हैं। चेस्ट की फिटिंग को मैंने यहाँ पे चौक ओपनिंग वाली फिटिंग से स्ट्रेट मिला दिया है। अब ये ही स्ट्रेट लाइन को मैं इसी तरह इंच स्टेप रखती हूँ ऐसे, और इसी को नीचे एक्सटेंड करती हूँ, तो ये एक मुझे रेफरेंस मिल जाती है दामन तक के लिए ए लाइन की। अगर आप इसे और मज़ीद ए लाइन बनाना चाहती थी तो आप चौक से दामन पे जितना आपने ए लाइन बनाना है बना सकती थी, लेकिन वो इतना अच्छा लगना नहीं है। तो चूँकि मेरे पास स्केल इतना लंबा नहीं था, तो मैंने इंच स्टेप से 2 जगह डॉट्स लगाए हैं और उसको मैं स्ट्रेट करके ले गई हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने इसके बाहर चूँकि कन्नी वाला हिस्सा भी कट करना है, एक तरफ से तो कन्नी कट गई है ना, दूसरी तरफ तो अभी मौजूद है, तो मैंने मार्जिन ही 3.5 इंच का रखा था, जो कि चौक फोल्डिंग के लिए आएगा। सेम यही निशान मैंने चौक के बाहर और सेम यही मैंने दामन के बाहर रखने के बाद थोड़े से निशानात लगा लिए हैं और स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लिया। थोड़ा सा मैं कैमरा में इसे फोकस करवाती हूँ, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसे स्ट्रेट लाइन है तो तिरछी, लेकिन चूँकि स्ट्रेट दिख रही है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, यहाँ जो हम लोगों ने चेस्ट की फिटिंग के बाद निशान रखना है वो 1.5 इंच का रखना है, इससे ज़्यादा नहीं है, और इसे हमने हिप के निशान से ऐसे स्लोप में मिला देना है। तो चले निशानात कंप्लीट होते हैं। अब हमने एक पल्ले पे निशान लगा लिए हैं, दूसरे पल्ले को इसके नीचे बिछाएंगे ताकि इसमें से थोड़ी सी सिलवटें निकलें। फिर इसके ऊपर ये वाला कपड़ा बिछाएंगे और बैक के आर्म होल के हवाले से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ज़रूरत यहाँ पे ये है कि जितनी भी सिलवटें हैं इसे आपने यूँ हवा में उठा के इसे बैलेंस करना है, इसीलिए सेंटर क्रीज़ मैंने बना दी थी। कोशिश करें कि ये फैब्रिक चूँकि आपको दिखाने के लिए मुझे टेबल पे बिछाना पड़ रहा है, आप लोग इसे फ्लोर पे बिछा के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सेंटर मैनेज करने के बाद हम लोगों ने बैक के आर्म होल की यहाँ पे दोनों पल्लुओं पे कटिंग करनी है। कैंची स्ट्रेट चलाइएगा। फिर इसके बाद हमने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है दोनों ही हिस्सों की, और फिर इसके बाद हम लोगों ने साइड की फिटिंग पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है उसको भी कटिंग कर लेना है पूरा दामन तक। इससे ये होगा कि हम लोगों के साइड का कन्नी वाला हिस्सा एक है वो भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन बहरहाल चूँकि ये मैंने कपड़ा खोला है, थोड़ा आगे पीछे खिसका है, तो इसको मैंने आखिर में बैलेंस कर लिया था, नहीं तो चॉक फोल्डिंग में वो कवर हो जाता है। एज सच इतना कोई इशू है नहीं है। तो चलें, अब ये कन्नी वाला हिस्सा भी रिमूव हो गया है, और यहाँ पे मैंने दामन को बैलेंस करने के लिए चौड़ा स्केल लिया था, और जो हमारे पास ये सेंटर वाला हिस्सा है फोल्डेड, वहाँ से उसका स्केल की चौड़ाई वाला हिस्सा ये यहाँ से बैलेंस करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लिया था। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 51 इंचज़ लॉन्ग कट किया था, थोड़ा बहुत हो के तो 48-49 रह जाता है। दामन में भी 3.5 इंच ही फोल्डिंग आनी है, जैसे कि चौक की फोल्डिंग आनी है। अब हम लोगों ने कमर का निशान जो एक पल्ले के ऊपर है, सेम यही हमने दूसरे पल्ले के ऊपर भी मार्क कर लेना है और फिर इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। चले जी, अब हमने ऊपर वाला पल्ला निकाल लेना है और ऊपर वाले पल्ले को निकाल के फ्रंट के आर्म होल की डेप्थ की कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो जाती है।
और फिर इसके बाद हम नेकलाइन की तैयारी करते हैं। और नेकलाइन बनाने के लिए हम लोगों ने वही फ्यूजिंग लिया है जो कि लेडीज़ नेकलाइन में इस्तेमाल होती है। गले की चौड़ाई 5 इंच रख रही हूँ, गहराई फ्रंट वाले हिस्से की मैं 4 इंच रख रही हूँ। और इसको एक बॉक्स बनाने के बाद जो मुझे बॉट शेप नेकलाइन पसंद आ रहा है जिस शेप में, उसी शेप में मैं इसे ड्रॉ कर देने वाली हूँ। अच्छा, ये वाले नेकलाइन में आप फ्रंट नेकलाइन और डीप भी बना सकती हैं, लेकिन ये चौड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह के आपने ड्रेसेस देखा है बाज़ार से एम्ब्रॉयडरी वाले भी मिलते हैं, कोई इतना हैवी इसका नेकलाइन बनता नहीं, तो यही नेकलाइन इसको खूबसूरत बनाता है। अब बैक नेकलाइन भी डीप बना सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक नेकलाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंग 1 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रखा है, क्योंकि वेलवेट थोड़ी हैवी होती है तो आपने 1 ही इंच का मार्जिन रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने कटिंग कर लेनी है। और बैक नेकलाइन पे भी फ्यूजिंग ही लगानी है और ये पट्टी मत लगाइएगा। बैक नेकलाइन की गहराई हम लोग 2.5 इंच 2 इंच रख सकते हैं। अक्सर बहनें पूछती हैं कि फ्रंट का नेकलाइन बैक की तरफ क्यों जाता है। बैक का नेकलाइन हम बहुत ज़्यादा डीप रख लें और उसको अगर बैलेंस ना करें तो मुश्किल हो जाती है। तो मेरे सेंस में बैक का नेकलाइन थोड़ा आप नैरो रखेंगी ना, नैरो मतलब शैलो जिसे हम कहते हैं, कि चौड़ाई में नहीं कम रखना, गहराई में अगर आप कम रखें तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एनीवेज, जो हम लोगों ने बैक नेकलाइन की कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको कपड़े पे फ्यूज़ करना है। अच्छा, नेकलाइन जब पलटता है तो पलटने के लिए जो फैब्रिक का इंतखाब किया जाता है वो या आप सिल्क ले सकती हैं या आप कॉटन ले सकती हैं, शमीज़ का कपड़ा ले सकती हैं, वेलवेट का कपड़ा मत लीजिएगा। सेंटर पीस पहले पेस्ट कर लीजिएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके जो 1 इंच का मार्जिन हमने रख के कपड़ा काटा है, बुकरम काटा है, उसको इसके साथ एडजस्ट करके 1.25 इंच का मार्जिन आप लोगों ने ये रहने देना है फैब्रिक का। जो प्रोसेस आप फ्रंट नेकलाइन के लिए कर रही हैं वही बैक नेकलाइन के लिए कर लिएगा। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपने इस्त्री से फोल्ड कर लेना है तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं यहाँ पे ग्लू लगा लिया करती हूँ साथ के साथ ही। चलें जी, यहाँ पे अब तक हो जाता है कंप्लीट। बुकरम वाला हिस्सा अंदर रख के और ये कपड़े वाला हिस्सा बाहर की तरफ रख के इस तरह क्रीज़ बना लेनी है और दोनों हिस्सों पे ऐसे करना है, फ्रंट के नेक लाइन को फ्रंट की तरफ, बैक के नेक लाइन को बैक की तरफ रख के। अच्छा, 1-2 चीज़ें और, अगर आपने डबल साइडेड टेप लगानी है, अगर आपने ग्लू लगानी है तो बहुत ही श्योर हो के कि उन जगहों पे लगाएं जहाँ पे आपको या तो उधेड़ना ना पड़े, वरना इसके रेशे ग्लू के साथ डबल साइडेड टेप के साथ निकल जाएंगे और मखमल हो जाएगी बिल्कुल ही ख़राब। तो अब चूँकि ये थोड़ी बहुत हीट अप थी तो इसके अंदर से मैंने जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग थी वो निकाल दी है। सिलाई करते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसकी सिलाई हम लोगों ने जो लगानी है वो बिल्कुल ही बुकरम के साथ नहीं लगानी। आपको पता है वेलवेट थोड़ा मोटा कपड़ा है तो इसमें नॉर्मल कुर्तियों की निस्बत, नॉर्मल कुर्तियों में भी हम बुकरम के साथ सिलाई नहीं लगाते, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दूर लगानी है। तो चलें अब हम इसकी गुलाई पे सिलाई कर लेते हैं। सेम यही सिलाई हम लोगों ने बैक नेक लाइन के ऊपर भी हाथों हाथ कर लेनी है ताकि हमें ये गला काट के और पलटने में आसानी हो जाए। जिस तरीके से आपने इसे किया वो होता है सिलाई, वैसे ही पहले प्रेस कर लिया करें, फिर इसको यूँ जितना मार्जिन रखना है कट करके इसमें छोटे छोटे वी कट्स लगा लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। गले को पलटने के लिए उमर लब की सिलाई भी लगाई जाती है, लेकिन मुझे इस तरह सहूलत लगती है। और यहाँ पे बैक नेक लाइन के ऊपर हम लोग इस्त्री करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाता है। इस पर तुरपाई फ्रंट नेक लाइन पर कर लेनी है। अच्छा, फ्रंट और बैक नेक लाइन में यही फ़र्क हो जाता है कि गहराई का, और दूसरा फ्रंट को आपने पहले तुरपाई करनी है, फिर बैक को क्यों नहीं तुरपाई करनी कि इसको हमने यूँ ओवरलैप करने के बाद शोल्डर स्टिच करने हैं ताकि हमारे यहाँ पे गले की फिनिशिंग बरकरार रहे, शोल्डर में यहाँ धागे छलक के सामने ना आए। दोनों तरफ हम लोगों ने इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है और सिलाई करने के बाद फिर जनाब इसको हम साइड की फिटिंग करेंगे। आखिर में देख लीजिएगा नेक लाइन का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। यहाँ पे मैं भूल गई थी कैप्चर करना। अच्छा, ये मैंने शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद बैक के नेक लाइन पे भी तुरपाई करनी है, ये नहीं कि इसको ऐसे ही रहने देना है। तो चलें जनाब, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। अब हम साइड की फ़िटिंग का जब सिलाई लगाएंगे तो हर दफ़ा हमने कपड़ा ऊपर उठाना है, क्योंकि देखिए कॉटन लिनन वगैरह तो स्लिप हो जाती है, ये कपड़ा स्लिप नहीं होता, ये कपड़े के रेशे एक दूसरे में धंस जाते हैं। तो आपने हर दफ़ा इसे उठाना है, बैलेंस करना है, जहाँ तक सिलाई लगानी है वहाँ तक आपने इसे सिलाई लगाते जाए। सिलाई बहुत एहतियात से लगाएगा, जहाँ उधेड़ा ना वहीं इसके रेशे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब चॉक फोल्डिंग की बारी आती है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मैंने चॉक के बाहर 3.5 इंच का निशान छोड़ा था, तो सेम यही निशान मैं दामन पे भी लगा लेती हूँ। पहले तो मैंने कोशिश की थी स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन लंबा है चॉक, तो मैंने दोनों साइड्स पे जो निशान लगाए हैं इंची स्टेप रखा है, डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, एक दफ़ा फ़ोल्ड किया है, फिर मज़ीद दूसरी दफ़ा इसे फ़ोल्ड किया। यहाँ पे यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसके
बैक साइड पे डबल साइडेड टेप लगा के आपको अभी तो दिखा दिया है, लेकिन हर दफ़ा चौक को फोल्ड करके आप तुरपाई कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं डबल साइडेड टेप यूज़ का मशवरा आपको नहीं दूंगी, मैं तो बिल्कुल ही श्योर हूँ ना कि मेरी ये है फिटिंग है, बल्कि बाज़ औक़ात होता ही है ना, कुछ गलती हो जाए, कुछ मसला बन जाए, तो आप तुरपाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज़, इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इसी बेस के ऊपर मैंने 3 चौक के हिस्सों को फ़ोल्ड कर लिया है। चौथे वाले हिस्से को हम लोगों ने पहले चौड़ाई नापनी है, जैसे कि मैं अभी नाप रही हूँ। अच्छा, इसको ना यहाँ से ज़रूर नाप के बैलेंस करके फिर चौथे वाले हिस्से को फ़ोल्ड किया करें, तो आपके दामन एक जितने चौड़ाई में आ जाया करते हैं। खैर, ये वही फिटिंग लाइन है जो हम लोगों ने शुरू में लगाई थी। इसको भी 2 टाइम्स फ़ोल्ड कर लेते हैं और 2 टाइम्स फ़ोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लेते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये काफ़ी लंबे टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था सूट स्टिच होने को। एक बहन बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इसकी सोइंग हमारे साथ शेयर कर दें, तो ये वो तरीके होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप वेलवेट को भी स्टिच कर सकती हैं। अब इसके दामन की फ़ोल्डिंग की बारी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो साइड की फ़िटिंग है चौक ओपनिंग तक, वो एक जितनी हाइट की है। फिर चौक फोल्डिंग से लेके दामन तक कोई बड़ा छोटा हिस्सा ना हो, क्योंकि हमने 3.5 इंच मार्जिन यहाँ पे रखा हुआ है फोल्डिंग के लिए, तो मैंने 4 हिस्सों पे निशान लगा दिया। दोनों ही चीज़ों का ख्याल रख लिया था मैंने यहाँ पे। और अब जल्दी के साथ इसको एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड करना है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने ट्रायंगल्स का हिसाब रखना है। तो जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि दामन फोल्डिंग में मैं एक चीज़ का लिहाज रखती हूँ, तो यहाँ पे चूँकि ए लाइन है, हल्का सा खम बाहर गया हुआ है, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा। अब जब आप इसे ट्रायंगल को ऐसे फ़ोल्ड करेंगी ना, तो वो जो निशान लगाया है वो यहाँ पे आपके कॉर्नर के ऊपर आना चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट वहीं जाके बैठेगा। दोनों हिस्सों पे मैं इसी तरीके से फ़ोल्डिंग कर देने वाली हूँ। फिर इसे 2 टाइम्स फ़ोल्ड करके इसमें भी डबल साइडेड टेप इंसर्ट करके फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ। आखिर में मैं इसको तुरपाई कर लूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ वेलवेट के ऊपर ज़्यादा सिलाइयाँ करने से इसमें जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। दोबारा बताए दे रही हूँ, इसके ऊपर आप 14 नंबर की नीडल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने फ़िलहाल 16 नंबर की नीडल से काम कर लिया है। अच्छा, ये कुर्ती पूरी हो गई थी। बाजू की फ़िटिंग हम लोगों ने सामने से 7 इंच रखी है और आर्म होल की गोलाई तो हमारे पे डिपेंड करती है, हमने किस हिसाब से कटिंग की थी। ये आगे की तरफ से बड़ा छोटा हिस्सा था, तो इससे मैंने कट कर लिया। अब इसे यूँ फ़ोल्ड करना है, जैसे कि ट्राउज़र्स की साइड की फ़िटिंग की सिलाई आती है वैसे ही करनी है। अब आप मुझसे पूछें कि लाइक्रा फ्यूजिंग आपने अटैच की तो वो ज़्यादा बेहतर थी, या मेरे ख्याल में मैं लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच कर लेती तो मेरे कपड़े के अंदर थोड़ा सा अच्छी ग्रिप आ जाती, क्योंकि एक दफ़ा बाजू को यहाँ स्टिच करते हुए मेरी मशीन बाहर की तरफ निकल गई थी। मैंने वहाँ से जब उसे उधेड़ा है तो वहाँ से इसके जो धागे हैं वो निकल के बाहर आ गए हैं इस वेलवेट के। तो मुझे लगा कि मैं अगर फ्यूजिंग लगा लेती तो मेरे कपड़े के अंदर पायदारी आ जाती। तो उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो आप घर पे इस्त्री से भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि वो नहीं निकलती है, एक अस्तर की तरह चिपकी रहती है। आपने हर वक्त कपड़े इस तरह के मशीन में, वॉशिंग मशीन में जाके तो नहीं ना धोने होते, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो आप कॉटन का अस्तर लगा लेते, कॉटन के अस्तर से कपड़ा थोड़ा स्टिफ़ हो जाता है। तो बहरहाल आपकी चॉइस है। मैं तो कहूँगी कि लाइक्रा फ्यूजिंग या नेट फ्यूजिंग जिसे कहते हैं वो लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे कपड़े की फ्लेक्सिबिलिटी पे कोई असर नहीं आता। लीजिए जनाब, हो गया ये कंप्लीट ड्रेस, और इसके ऊपर मैं मज़ीद कोई एम्बेलिशमेंट करूँगी बाद में। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, ट्राउज़र की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे पहले शेयर कर दी है, जो आपको यहाँ रखा हुआ मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।